हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2025 मेंस एग्जामिनेशन 28 सितंबर को सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। आज इस वीडियो के अंदर हम यूपीए 2025 मेंस एग्जामिनेशन पेपर 2 का डिटेल सॉल्यूशन और आंसर की को देखेंगे। साथ साथ इसके अंदर हम कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है ज्ञान रात्रि ऑफर। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मिनिमम प्राइस 307 रुपीज़ में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के पास प्रो की मदद से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के पास प्रो को ही यूज करते हैं और इनकी टेस्ट सीरीज और जो इनका सॉल्यूशन होता है, पेपर का एनालिसिस करने का जो तरीका होता है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप जाइए और आज ये टेक्स्ट बुक के पास प्रो को बाय कीजिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। टेक्स्ट बुक पास प्रो को इस मिनिमम प्राइस 307 रुपीज़ में बाय करने के लिए आपको मेरा कूपन कोड दैया यूज़ करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में भी कोई सेल आती है तो भी अगर आप दैया कूपन कोड लगाओगे तो आपको जो भी मिनिमम प्राइस होगा उसके ऊपर टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देखने लग रहे हो और इसका प्राइस अगर हाई हो चुका होता है तो भी ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी। तो अगर आपको ज़्यादा प्राइस भी लगता है तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। यूपी पीएससी मेंस एग्जामिनेशन पेपर 2 का आज हम डिटेल सॉल्यूशन और आंसर की देखेंगे। तो आपको जैसे पता है पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे और 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के थे। तो सबसे पहले हम जीके जीएस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम केवल उसी क्वेश्चन को डिटेल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो ऐसे मेरे को लगता होगा कि भाई आपके लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, फैक्चुअल बेस होगा, तो उसको सिंपल में आपको जैसे आप आंसर की में देख सकते हो और साथ में सॉल्यूशन उसका पढ़ सकते हो। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर जो डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर है इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, या फिर यूपी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम करके हमारा एक दूसरा यूट्यूब वो टेलीग्राम ग्रुप है यूपी एईजेई एग्ज़ाम। तो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप इस वाली पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको हिस्टोरियन दे रखे हैं और उसने 1857 की क्रांति के बारे में क्या बताया था, उसके नेचर के बारे में क्या कहा था, वो आपको मैच करना है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है वीर सावरकर। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, प्लैंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, वीर सावरकर ने कहा था। तो सी का फोर कौन सी ऑप्शन में है, सी का फोर केवल सी वाले ऑप्शन के अंदर है, तो फर्स्ट का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप दूसरे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधनी सभा का जो फाउंडर है वो कौन था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट विजयनगर। विजयनगर की राजधानी कहाँ पर है, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी के अंदर है। अगला क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज। जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है फ्लोरल एक्सिस पे वो क्या कहलाती है, इनफ्लोरोसेंस कहलाती है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया हुआ है, सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनराइज। अच्छा ये बिफोर है, ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो रखी है। तो जो सन होता है एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट हमें पहले दिखाई दे जाता है। क्या यह बात सही है, तो बिल्कुल सही बात है। सन हमें 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन क्या होती है, जो लाइट होती है डेंसर मीडियम के अंदर जब पास करेगी तो नॉर्मल की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सुबह का टाइम जो सूरज होता है क्या बिल्कुल होराइजन से निकलता है, उसको डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और नीचे की एयर क्या होती है, डेंस होती है। तो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होता 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 हमें 2 मिनट पहले ही वो दिखाई दे जाता है। अगला क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए वाले का। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा और टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा ताकि उसका कंडेंसेशन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं किया हुआ। तो इसके अंदर आप सी नंबर वाला पॉइंट पढ़िए, कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। जो गैस मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और वाटर की मूवमेंट को क्या कहेंगे, ओस्मोसिस कहेंगे। तो सी वाले स्टेटमेंट गलत है। अगर गैस की मूवमेंट होगी तो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? तो स्किल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेशन होता है मेंबर का और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हमने कौन से देश से ये वाला प्रोविजन लिया है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरलैंड है उस वाले देश से हमने इस वाले प्रोविजन को लिया है। पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? 24 सितंबर 1932 को यह साइन किया गया था। गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद हो गया था। अंबेडकर कहने लग रहे थे कि भाई दलितों को अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड दो, और गांधी का ये कहना था इससे देश में बंटवारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बाद में फिर इस चीज़ पे सहमति बन गई कि जो दलितों के लिए रिजर्व सीट है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, 71 से बढ़ा के कितनी कर दी? 148 कर दी। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को इसकी स्थापना करी गई थी। बिल्कुल सही बात है। बॉम्बे एसोसिएशन ने 1857 की क्रांति का समर्थन किया था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये किस टाइप का संगठन था? भाई हम तो पेटिशन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, उस टाइप का संगठन था। इसने क्रांति का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर के बीच में कौन सा शेड्यूल डील करता है? तो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेपरेशन ऑफ पावर। भाई स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई थी? न्यूयॉर्क के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। चोला एम्पायर का संस्थापक कौन था? तो विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। विजयालय ने किसकी स्थापना की थी? चोला एम्पायर की। अगला क्वेश्चन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है स्टेट के लिए, वो कौन सी आर्टिकल में उसका मेंशन है? आर्टिकल 315 के अंदर। आर्टिकल 315 में स्टेट के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका मेंशन है। अगला क्वेश्चन, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सा सेक्टर आता है? भाई जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने लग रहे हो, जैसे कि एग्रीकल्चर वाला सेक्टर हो गया, माइनिंग वाला, फिशिंग वाला, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग। और टर्सरी के अंदर क्या आएंगी? सर्विस सेक्टर आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस। तो मेगालोपोलिस क्या होता है? यानी कि एक बहुत बड़ा शहर या फिर अर्बन सेंटर टाइप का। तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले बार जीन गोथम ने कहा था। और ये किसके कंटेस्ट में कहा था? जो अमेरिकन का पूर्वी तट है वहाँ पे भाई एक लाइन में 14-15 उनके बड़े बड़े शहर है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा था। मेगालोपोलिस शब्द का उन्होंने पहली बार मेंशन किया था, जीन गोटमैन ने। अगला क्वेश्चन, स्टेट दे रखे और नेशनल पार्क दे रखे, आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो बिहार के अंदर है, उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल है, और महाराष्ट्र के अंदर मेलघाट। मतलब इसमें से एक या दो भी आपको पता था तो बाकी आप इजीली इसको सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1972 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग है, कौन सा इसमें गलत मैच कर रखा है? तो जो सेरीकल्चर होता है, जो सिल्क की खेती होती है, सिल्क का कल्टीवेशन होता है, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। और इन्होंने राइस लिखा हुआ तो वहाँ पे इस वजह से ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू करी गई थी या लॉन्च कब कब करी गई थी? तो ये 2015 में लॉन्च करी गई थी और इन्होंने 2017 लिखा हुआ, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑल अकाउंट होल्डर ऑफ एज 18 to 40 ईयर आर एलिजिबल फॉर इट। तो जिनके पास ये बैंक में अकाउंट है क्या सभी इसके लिए एलिजिबल है? तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, 18 से 40 साल वाले सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पहली गलत, दूसरी सही। तो ये आप सॉल्यूशन में भी डेट देख सकते हो, लॉन्च डेट। अगला क्वेश्चन, बुक और ऑथर दे रखे हैं, आपको मैच करने हैं। तो दिया सलाई जो किताब है वो किसने लिखी थी? वो कैलाश सत्यार्थी ने लिखी थी। इनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था। और जो छोटे बच्चे बाल मजदूरी वगैरह होती है उसको इन्होंने रोका था, कैलाश सत्यार्थी ने। दिया सलाई इनकी किताब का नाम है। फिर आ जाते हैं अभिजीत बनर्जी। ये अभिजीत बनर्जी कौन है? इनको भी नोबेल पीस पुरस्कार मिला हुआ है, और इनको मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। इनकी कौन सी किताब है? इनकी किताब का नाम है ये छोक। ठीक है, छोक किताब किसने लिखी थी? अभिजीत बनर्जी ने। तो एक दो आपको पता था तो बाकी आप अपने आप इसको सोल्व कर सकते थे एलिमिनेट करके। अगला क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, यानी निशानेबाजी के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे, इन्होंने कन्फ्यूजन वाला कुछ इसमें छोड़ ही नहीं रखा था। अगला क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रिटी जिसको भाई अभी सस्पेंड कर दिया गया है, वो कौन से साल के अंदर भाई साइन हुई थी? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है और काफ़ी मतलब अच्छे से लिंक करके इन्होंने बुझा हुआ है पहलगाम आतंकवादी हमले के साथ। तो 1960 के अंदर जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है इस पे साइन हुआ था। अगला क्वेश्चन,
हु ज्वाइन एज द 18th चेयरमैन ऑफ द सेबी इन मार्च 2025। सेबी की 18वीं चेयरमैन के तौर पे किसने ज्वाइन किया मार्च 2025 के अंदर? तुहिन कांता पांडे ने ज्वाइन किया है। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तुहिन कांता पांडे। अच्छा, ये 11th चेयरपर्सन है, ये भी थोड़ा लिखने में गलत हो रखा है, 11th चेयरमैन आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे का क्वेश्चन है, यहाँ से आपका टेक्निकल शुरू हो जाता है। इन ए शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड ऑफ द डिस्क इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इट इंडिकेट। अगर जो रेड बैंड डिस्क का हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर है तो क्या इंडिकेट करता है? और रुकने के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा ए। हॉरिजॉन्टल रेड बैंड का मतलब रुक जाओ, अगर रेड बैंड इनक्लाइन होगा तो प्रोसीड विद क्वेश्चन, धीरे धीरे आप प्रोसीड करो। 27 क्वेश्चन, ब्रॉड गेज दे रखिए 3 डिग्री का कर्व, स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, इक्विवेलेंट कैंट क्या होगा? तो कैंट का फॉर्मूला आपको रेलवे के अंदर पता है, GV² अपन 127R। ब्रॉड गेज के लिए जी की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 मीटर का गेज होता है। रेडियस हमें पता नहीं है, तो रेडियस हमको निकालना पड़ेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 1719 डिवाइड बाई डिग्री ऑफ द कर्व। 3 डिग्री कर्व दी हुई तो रेडियस आ जाएगा आपका 573 मीटर, और इक्विवेलेंट कैंट आप फॉर्मूले में पुट करके आ जाएगा आपका 11.25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन बताना है VG40। VG मतलब विस्कोसिटी ग्रेडियंट, और 4 ग्रेड होते हैं, 10, 20, 30, 40। 40 यानी कि बहुत ज़्यादा विस्कस है तो इसकी पेनिट्रेशन कम रहेगी, तो 40 वाले की कितनी रहती है? 35। 10 वाले की 80, फिर 60, फिर 40 और फिर 35, ये इनकी पेनिट्रेशन होती है। और पेनिट्रेशन हम किसके अंदर मापते हैं? 1/10 ऑफ mm के अंदर हम मापते हैं। पेनिट्रेशन 35, पेनिट्रेशन का क्या मतलब हो गया? 3.5 mm। 1/10 mm की यूनिट के अंदर हम इसको मापते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है व्हीकल की 30 मीटर। बेसिक कैपेसिटी बतानी है, अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो बेसिक कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 1000 V डिवाइड बाई S। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गाड़ी ने? तो 60 किलोमीटर के हिसाब से 60,000 मीटर, और एक व्हीकल के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर डिवाइड बाई 30, 2000 व्हीकल पर आवर। अगला क्वेश्चन, वर्टिकल कर्व दे रखी है, अप ग्रेडियंट है 2% का और डाउन ग्रेडियंट है 2%, यानी चेंज इन ग्रेडियंट कितना हो गया? 4%। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना है? 0.05% पर 20 मीटर चेंज। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व क्या हो जाएगी भाई? टोटल चेंज इन ग्रेडियंट 4% डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज, यानी 0.05 डिवाइड बाई 20। इसको पुट करोगे तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो 1600 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इरोटेशनल फ्लो कौन सा मतलब ऑप्शन शो करने लग रहा है? तो इरोटेशनल फ्लो के लिए क्या होगा? dB/dx इज इक्वल टू du/dy, यानी कि जेड डायरेक्शन के अंदर आप रोटेशन का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होता है? हाफ ब्रैकेट में dB/dx माइनस du/dy, और ये जीरो कब होएगा? तब dB/dx इज इक्वल टू du/dy। तो कौन से ऑप्शन के अंदर करेक्ट हो रहा है? सभी को आपको डिफ्रेंशिएट करके देखना था। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में जब आप u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -6x, और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 6x, और दोनों का मतलब वो माइनस का 6x, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से ये इरोटेशनल फ्लो, क्योंकि रोटेशनल वेलोसिटी 0 आने लग रही है। 32 नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ कैचमेंट दे रखा है, फॉर्म फैक्टर बताना। फॉर्म फैक्टर क्या आएगा? एरिया डिवाइड बाय लेंथ का स्क्वायर, तो फॉर्म फैक्टर आ गया आपका 0.625। अगला क्वेश्चन, एक नेचुरल स्ट्रीम है, उसके अंदर 2500 क्यूसेक वाटर है, तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगा? तो लेसी ने जो वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला दिया था 4.75 रूट क्यू, और इसको आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 237.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप आप कैसे बताओगे? तो जो अप स्ट्रीम साइड में फ्रोड्स नंबर होता है उसके हिसाब से आप हाइड्रोलिक जंप की स्ट्रेंथ को बताओगे। अप स्ट्रीम साइड में ऊपर की तरफ फ्रोड्स नंबर कितना है? अगला क्वेश्चन, एक रिवर दूसरी रिवर को ज्वाइन करने से पहले कंप्लीटली ड्राई हो जाती है, तो उसको हम कैसी रिवर कहेंगे? वर्जिन रिवर कहेंगे, यानी उसने दूसरी रिवर को टच भी नहीं किया तो क्या हो गई? वो वर्जिन हो गई वो रिवर। अगला क्वेश्चन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी मोस्ट सुटेबल स्पिलवे। अगर भाई आपके पास स्पेस कम है तो आप कौन सा स्पिलवे बनाओगे? तो आप शाफ्ट स्पिलवे बनाओगे। शाफ्ट क्या होता है? एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल जैसा, और बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, यानी इसमें कम स्पेस की जरूरत है। स्पिलवे का क्या काम होता है? अगर आपके पास एक्स्ट्रा पानी है डैम के अंदर, रिजर्वोयर के अंदर, तो एक्स्ट्रा पानी को वो बाहर निकाल देगा। तो शाफ्ट स्पिलवे, इसको आप होल टाइप का भी होता, मतलब डैम के बीच में कुएं टाइप का दिखता है आपको, इसको शाफ्ट स्पिलवे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, ए 3 डिग्री कर्व इज सिचुएटेड ऑन ए रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 into 250, वट विल बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट कंसिडरिंग द ग्रेड कंपेंसेशन। तो ग्रेड कंपेंसेशन कितना होता है?
ब्रॉड गेज के लिए होता है 0.04% पर डिग्री, मीटर के लिए 0.03 और नैरो के लिए 0.02। तो 3 डिग्री का कर्व है और 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.12% का हमें ग्रेड कंपेंसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअल में कितना है, 1/50 यानी कि 0.4%। दोनों को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.28%। अगला क्वेश्चन, आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग बतानी है एक हाईवे पेमेंट के लिए। आपको सारी चीज़ें इसने दे रखी हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, NL² + V/9.5 NL² ये क्या होता है, मैकेनिकल, और V/9.5 ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल वाइडिंग। टोटल आपको बतानी, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। अगला क्वेश्चन, टेरेन में भी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन। रोलिंग टेरेन कब होएगा, जब क्रॉस स्लोप आपका 10 से 25% के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, जो रनवे की जो लेंथ होती है उसके ऊपर आप करेक्शन कैसे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एलिवेशन की करेक्शन लगाएंगे, फिर हम टेम्परेचर की करेक्शन लगाएंगे और फिर हम ग्रेडियंट की करेक्शन लगाते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर इसमें बुझा हुआ था। फिर आता 41 नंबर क्वेश्चन, 80/100 ग्रेड के बिटुमन का क्या मतलब है। तो इसकी मतलब है, इसकी पेनिट्रेशन की वैल्यू क्या है, 80 से लेके 100 यूनिट के बीच में है। एक यूनिट क्या होती है, 1/10 ऑफ mm। पेनिट्रेशन हम किसके अंदर मापते हैं, 1/10 ऑफ mm के अंदर मापते हैं। तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, 8 से लेकर 10 mm इसकी पेनिट्रेशन होगी। अगला क्वेश्चन, शेप ऑफ ड्रॉ डाउन कर्व इन अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर ड्रॉ डाउन कर्व की शेप क्या होती है, पैराबोलिक। यानी कि अनकन्फाइंड एक्वीफर, जो कन्फाइन नहीं है, जैसे सिंपल कुएं टाइप का है, अगर आप उसमें से पानी निकालोगे तो साइड साइड में ड्रॉ डाउन हो जाएगा, वहाँ भी वाटर लेवल कम हो जाएगा और उसकी शेप आपकी कैसी बनेगी, पैराबोलिक बनेगी। अगला क्वेश्चन, पेनमैन इक्वेशन के अंदर कौन से मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर डायरेक्टली हम यूज नहीं करते, मतलब यूज तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको हम मॉडिफाई करके यूज करते हैं। बाकी साइकोमेट्रिक कॉन्स्टेंट, विंड की स्पीड और नेट रेडिएशन, ये सभी क्या होते हैं, डायरेक्टली यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन, एनर्जी डिसिपेशन शारदा कनाल फॉल के अंदर किस वजह से होती है। तो जो शारदा टाइप का कनाल फॉल होता है उसके अंदर एनर्जी डिसिपेशन वाटरफॉल के अंदर होती है। शारदा टाइप का जो कनाल फॉल होता है उसको हम वर्टिकल कनाल फॉल भी बोल देते हैं। तो जो पानी होता है नीचे एक तालाब सा होता है उसके अंदर गिरता है और वहाँ पे एनर्जी की डिसिपेशन हमारी होती है। इसके अंदर कई बच्चों को हाइड्रोलिक जंप के अंदर कन्फ्यूजन है, तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर हाइड्रोलिक जंप होगा, इसका आंसर वाटरफॉल ही होना चाहिए। क्योंकि शारदा टाइप के कनाल फॉल के अंदर जो हाइड्रोलिक जंप होता है पूरी तरीके से क्रिएट नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एवोपरेशन यूजिंग द पेन, पेन कोफिशिएंट इज। तो अगर आप पेन के थ्रू एवोपरेशन को कैलकुलेट करते हो तो पेन कोफिशिएंट आपका क्या होगा, 1 से कम होगा। ये क्या होता है, देखो एक पूरी बड़ी नदी है या तालाब है, उसमें से कितना एवोपरेशन होगा। तो आप पूरे तालाब के अंदर तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो एक बर्तन लेंगे, आप पेन लेंगे यानी कि कटोरा टाइप का लेंगे और उसके अंदर पानी डाल के देखेंगे 1 घंटे में कितना एवोपरेशन हुआ, 2 घंटे में कितना हुआ, आप इस तरीके से चेक करते हैं। तो एक बर्तन के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उस बर्तन के अंदर क्या होता है, जो एक्चुअल एवोपरेशन होती है ना, उस बर्तन भी गर्म होगा और वो छोटा बर्तन होता है तो ज़्यादा एवोपरेशन हमारी आ जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। अगला क्वेश्चन, जो मियंडरिंग रिवर होती है जो सांप की तरह चलती है उसके अंदर डीपेस्ट रिवर पोर्शन कौन सा होगा। तो आउटर एज वाला होगा। कौन सा होगा, आउटर एज। जैसे मान लो नदी ऐसे सांप की तरह चल रही है तो पानी ऐसे स्पीड से आके इस वाले किनारे पर टकराएगा, पानी स्पीड से आके इस बाहर वाले किनारे पर टकराएगा। तो सबसे गहराई कहाँ होगी, आउटर एज के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आपकी गहराई होगी। अगला क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ खरीफ क्रॉप 50 है, रबी 65 है, तो एनुअल इंटेंसिटी क्या होगी, इन दोनों का सम यानी 115%। अगला क्वेश्चन, ट्रायंगुलेशन के बारे में दे रखा है। तो ट्रायंगुलेशन को हम डिटेल फिलिंग के लिए यूज करते हैं, जी नहीं, ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल नहीं करते। डिटेल फिलिंग के अंदर तो आप टाई और ऑफसेट का इस्तेमाल करोगे। ट्रायंगुलेशन इज रेफर टू सिस्टम ऑफ मल्टीप्लाइंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश करने का सिस्टम होता है, बिल्कुल सही बात है। और हाईवे के लिए हो गया, रेलवे के लिए हो गया, या जिसमें आपको स्ट्रेट जाना तो सिस्टम ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा मोस्ट सूटेबल होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट और दूसरी सही है, पहली गलत है। डिटेल फिलिंग के लिए इसको हम यूज नहीं करते। ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल तो हम भाई प्लॉटिंग के लिए करते हैं। डिटेल फिलिंग के लिए आप टाई और ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, वर्टिकल फोटोग्राफ के अंदर जो रिलीफ डिस्टेंस होता है हमेशा प्रिंसिपल पॉइंट से रेडियल रहता है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट रेडियल किससे रहेगी, प्रिंसिपल पॉइंट से। अगला क्वेश्चन,
बैक साइड और फोर साइड को बैलेंस करके आप कौन सी एरर को एलिमिनेट कर सकते हो, तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। बैलेंसिंग का क्या मतलब है, जो बैक साइड और फोर साइड आप सेम डिस्टेंस से लोगे, माने 5 मीटर बैक साइड है तो 5 मीटर आगे आपकी फोर साइड रहेगी इस तरीके से, तो इससे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर आपकी एलिमिनेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, आपको करेक्शन बतानी है। 20 मीटर की स्टील टेप दे रखी है और 120 न्यूटन के पुल पे आपने स्टैंडर करी है, वो 80 मीटर का पुल अभी आप लगाने लग रहे हो, करेक्ट लेंथ 20 मीटर थी, तो करेक्टेड लेंथ क्या होगी, तो पुल करेक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, पी माइनस पी नोट एल डिवाइड बाई ए। पी आपको कितना लगा रहे हो, 80 का स्टैंडर्ड था 120, यानी कि करेक्शन इसके नेगेटिव आ जाएगी, करेक्ट लेंथ कितनी हो जाएगी 20 माइनस 0.001 19.999 मीटर। अगला क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन कितनी होती है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होती है, और इसने किस में बूझी है, माइक्रोन के अंदर बूझी, यानी कि 10 की पावर माइनस है, तो क्या हो जाएगी 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू ट्रांसवर्स अबाउट द लाइन डू यू रोटेट द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप को आप कौन सी लाइन के अबाउट रोटेट करते हो, तो जो टर्न यूनियन एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, उसके अबाउट आप टेलीस्कोप को रोटेट करते हो। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसके अबाउट तो क्या करोगे आप, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर उसको रोटेट करोगे, स्विंग करोगे आप उसको। लेकिन टर्न यूनियन एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर होती है करीब करीब, उसके अबाउट आप क्या करते हो, टेलीस्कोप को रोटेट करते हो वर्टिकल प्लेन के अंदर, तो 53 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ ए रिमोट सेंसिंग सिस्टम टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, तो रिमोट सेंसिंग की इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी की वो छोटे छोटे डायमेंशन को डिस्क्राइब कर पाए, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशियल रेवोल्यूशन कहेंगे। पॉइंट ऑफ टेंजेंट वो आपको चेन दे रखी है 2303.39 मीटर, और नॉर्मल कोड आपकी कितनी है 20 मीटर की, तो लास्ट सब कोड की लेंथ कितनी होगी, यानी आप टोटल लेंथ कितनी होगी पॉइंट ऑफ कर्व से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की, 2303.39 मीटर, और नॉर्मल कोड आपकी 20 मीटर है, तो 20-20 मीटर की कोड के थ्रू आप जब इसको प्लॉट करते हुए चलोगे, तो 2303 को आप 20 से डिवाइड कर दो, आखिरी में क्या बचेगा 3.39 मीटर बचेगा, तो आखिरी में जो सब कोड की लेंथ आपके पास कितनी बच के आएगी 3.39 मीटर। अगला क्वेश्चन, लेवल सरफेस लेवलिंग के अंदर क्या होता है, जो कर्व सरफेस अर्थ के पैरेलल होता है उसी को हम लेवल सरफेस कहते हैं, यानी कि कर्व सरफेस। अगला क्वेश्चन, मीन टेम्परेचर सन सरफेस का 6000 केल्विन, और जो आपकी वेवलेंथ रेडिएशन की दे रखी है 0.5 माइक्रोमीटर, तो मीन टेम्परेचर अर्थ सरफेस का क्या होगा, अगर वेवलेंथ अर्थ सरफेस के 10 माइक्रोमीटर है, वेन डिस्प्लेसमेंट लो के हिसाब से बताना है, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लो के हिसाब से जो वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लाई करके करेंगे तो वो कॉन्स्टेंट रहता है, तो 6000 इंटू 0.5 ये सन के लिए हो गया, अर्थ के लिए कितना हो जाएगा, टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई 10, टेम्परेचर आपका आ गया 300 केल्विन, और केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो -273 कर दो, तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेगेटिव रीडिंग इन दी लेवल डाटा मीन्स, भाई अगर आपके नेगेटिव वैल्यू आने लग रही स्टाफ रीडिंग के अंदर, इसका मतलब क्या, आपने इन्वर्टेड स्टाफ को यूज किया, स्टाफ को उल्टा करके यूज करने लग रहे हैं, कीप अपसाइड डाउन। अगला क्वेश्चन कंटूर से रिलेटेड है, तो जो स्टीपेस्ट स्लोप है वो आपको कब मिलेगा, स्टीपेस्ट स्लोप मिलेगा सबसे छोटे डिस्टेंस के लोग, भाई दो कंटूर के बीच में हाइट का डिफरेंस तो आपको पता ही है भाई, एक 10 की है एक 20 मीटर की, तो हाइट डिफरेंस 10, और सबसे ज़्यादा स्लोप कब होगा, जब उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा। लेकिन पहले नंबर ए नंबर में इसने क्या लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा होगा, अच्छा ए नहीं, वो फिर डी वाला पॉइंट होगा, डी के अंदर लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग दी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ये लॉन्गेस्ट नहीं होता, ये शॉर्टेस्ट होता है, और आपसे इसमें गलती हो जाए तो डी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, पैरेललिज्म, जो एक्चुअल में जो पॉइंट होंगे पैरेलल जो लाइन होंगी ड्राइंग के अंदर और एक्चुअल के अंदर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो पैरेललिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है। 61 नंबर क्वेश्चन, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर ट्रायल और एरर मेथड के हिसाब से जब हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर उन तीनों पॉइंट को लेके आने की कोशिश करते हैं, तो जो स्ट्रेंथ तो फिक्स होती है, गुड कब होएगी, जो हमारा पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर आने लग रहा हो, जब जो हमारा पॉइंट है विद इन द ट्राइंगल 4/3 पॉइंट के अंदर वो आने लग रहा हो। मैग्नेटिक बियरिंग सन की कितनी है साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर 167, एक्चुअल में कितनी होती है 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की कितनी हो जाएगी 13 डिग्री हो जाएगी, 13 डिग्री ईस्ट, और इसको आप इजीली सोल्व कर सकते थे। आपको पता है ट्रू बियरिंग क्या होती है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन, ट्रू बियरिंग कितनी है 180, 180 इज इक्वल टू 167 प्लस डेक्लिनेशन, तो आ गया +13, प्लस का मतलब ईस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल क्या होता है, ग्रेनुलर सोयल होती है।
सीजर क्रॉसओवर दो पैरेलल रेलवे ट्रैक के बीच में किस तरीके से दिखेगा, तो डायमंड क्रॉसओवर जैसा दिखेगा। भाई दो रेलवे की पैरेलल लाइन आपस में क्रॉस करेंगे तो कैसे दिखेगा आपको, डायमंड क्रॉसओवर दिखेगा आपको, ऐसे आपको डायग्राम के अंदर दिखने लग रहा है। एक पैसेंजर आईआरसी के हिसाब से पैसेंजर कार यूनिट के लिए इक्विवेलेंट फैक्टर कितना होगा, तो 1 होगा। भाई कार के लिए तो हम बताते हैं, पैसेंजर कार यूनिट के लिए 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर में जो आपको सर्कल के अंदर डैश करके सिंबल दिख रहा है, ये किसका साइन होता है, ये नो पार्किंग का साइन होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बढ़िया ट्रैफिक सिग्नल कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है। भाई जिस हिसाब से ट्रैफिक होगा उसी हिसाब से एडजस्ट करके टाइम को कम ज़्यादा करेगा, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ व्हीकल यूजिंग द रोड पर आवर ड्यूरिंग द पीक पीरियड, और उसका एवरेज क्या कहलाएगा, एवरेज पीक आवरली वॉल्यूम। भाई पहले तो आपने पीक आवरली वॉल्यूम निकाली और फिर उसका एवरेज कर दिया, तो एवरेज पीक आवरली वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, नो पार्किंग साइन क्या है, नो पार्किंग साइन ये क्या है, मैंडेटरी है। भाई आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका चालान हो जाएगा, तो ये मैंडेटरी। अगला क्वेश्चन, कोई पाइप है उसमें सडन एक्सपेंशन होने लग रहा है A1 से A2 और वेलोसिटी V1 से V2, तो हेड लॉस क्या होगा, तो हेड लॉस का फॉर्मूला आपको पता है, V1 माइनस V2 होल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। और अगर आप इसके अंदर सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो V2 का किसके इक्वल हो जाएगा, V1 इंटू A1 अपॉन A2, तो V2 को आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस A1 अपॉन A2 होल का स्क्वायर इंटू V1 अपॉन V2। 71 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रीम लाइन है, वे कंसेंट्रिक सर्कल है और वेलोसिटी 0.6 मीटर पे 2.7 है, रेडियस 0.9 मीटर पे कितनी होगी, तो इसमें भी आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है। जो डिस्चार्ज होता है A1 इंटू V1, तो दोनों पॉइंट पे आपको लगा देना A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एरिया कितना होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो V2 आपको बतानी है A1 V1 डिवाइड बाई A2। एरिया कितना है 1 का, पाई इंटू 0.6 का स्क्वायर, और A2 कितना है, पाई इंटू 0.9 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा और दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीम फंक्शन आपको दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, तो यू और वाई डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी निकालनी है। यू डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, माइनस dy//dy। स्ट्रीम फंक्शन का नेगेटिव डेरिवेशन होता है वाई के रिस्पेक्ट में, और मैग्नीट्यूड पूछ रखा है तो आप दोनों को क्या करोगे, स्क्वायर करके रूट ले लोगे, 4√2 आपका आंसर आ जाएगा। मॉडल्स के अंदर स्केल इफेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भाई आपने क्या स्केल लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है वो तो। अगला क्वेश्चन, जो मोदी चार्ट होता है ये एक लोगारिथम चार्ट होता है फ्रिक्शन फैक्टर और किसके बीच में, तो रिनोल्ड्स नंबर के बीच में एक चार्ट होता है फ्रिक्शन फैक्टर और रिनोल्ड्स नंबर के बीच में चार्ट को हम क्या कहेंगे, मोदी चार्ट कहेंगे। इसके अंदर हम अलग अलग रिलेटिव जो रफनेस होती है उसके लिए भी प्लॉट करते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेविटी डैम कौन से वाले फाउंडेशन के ऊपर हम बनाना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, ये हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। अगर इसमें ये पूछ रखा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो सेंसिटिविटी हो जाता है हाइट के रिस्पेक्ट में। लेकिन डिस्चार्ज के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल का डिस्चार्ज बदलने से और आउटलेट का जो डिस्चार्ज बदल रहा है वो क्या कहलाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। 77 नंबर क्वेश्चन, जो फुल सप्लाई सुपर पैसेज के अंदर जो कनाल होता है, तो सुपर पैसेज के अंदर जो नेचुरल ड्रेन होता है वो कनाल के ऊपर से निकल जाता है। सुपर पैसेज के अंदर जो आपका नेचुरल ड्रेन है वो कनाल के ऊपर से निकल जाता है, तो वही चीज़ इसने पूछ रखी है। तो कनाल का फुल सप्लाई लेवल क्या होगा, नीचे रहेगा, लोअर देन दी ड्रेनेज वाटर। अगला क्वेश्चन, सेमी मॉडुलर आउटलेट कौन सा है, तो पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली इन दी एटमोसफेयर, यह आपका क्या रहेगा, सेमी मॉडुलर आउटलेट रहेगा। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मैसनरी डैम, जो ट्रायंगुलर सेक्शन है बी और बेस हाइट है एच, बेस बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस कितना होगा, B√S, क्या हो जाएगा, B√S। अगला क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ इरीगेशन इज द एंटायर फील्ड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेवल प्लॉट सराउंडेड बाय द लेव, इसको हम कौन सा मेथड कहेंगे, चेक मेथड। पूरे फील्ड को आपने चेक से सराउंड कर दिया और फिर उसके अंदर पानी देने लग रहे हो आप, तो यह होएगा आपका चेक मेथड। अगला क्वेश्चन, डिजोल्ड ऑक्सीजन दे रखी है आपको वेस्ट वाटर की और रिवर वाटर की, तो कंबाइन अगर आप उसको मिक्स कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, तो सिंपल आपको इसमें एवरेज लेना था, तो डी ऑफ वेस्ट वाटर इंटू डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डी ऑफ रिवर इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर डिवाइड बाय दोनों का आपको टोटल डिस्चार्ज ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 7.6। अगला क्वेश्चन, डेजर्ट के अंदर आप बहुत गहराई में गड्ढे खोदते हो या सी के अंदर खोदते हो, तो किस प्रकार के वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन,
एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 16 मिलियन लीटर पानी डेली ट्रीट होता है, एल एम डोज 30 है, तो कितना एल एम हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो कितना पानी है कितनी डोज है दोनों को गुणा कर दो तो 480 kg। अगला क्वेश्चन, व्हेन द सीवेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेवल एरिया फॉर इरीगेशन सराउंडेड बाय द डाइक द मेथड ऑफ सीवेज यूज इज कॉल्ड द फ्री फ्लडिंग। भाई आपको जो सीवेज है आप लेवल एरिया के अंदर उसको डिस्पोज करने लग रहे हो और चारों तरफ वो डाइक से घिरा हुआ, तो उसको हम कौन से टाइप की इरीगेशन कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्री फ्लडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ओडोर ऑफ वाटर। पानी की स्मेल को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ओल्फैक्टोमीटर का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस हैबिटेट के लिए कम से कम कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 मिलीग्राम पर लीटर में कम से कम ऑक्सीजन चाहिए। अगला क्वेश्चन, ब्रून कर्व के हिसाब से ट्रैप एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी। ट्रैप एफिशिएंसी यानी कि कितना जो सेडिमेंट है वो मतलब नीचे बैठने लग रहा है, ट्रैप करने लग रहा है, तो कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो जब हाई रहेगा तो एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। भाई कैपेसिटी हाई है, इनफ्लो कम है, यानी ज़्यादा टाइम के लिए वो हमारे रिजर्वोयर के अंदर रहेगा, तो लॉन्ग रिटेंशन टाइम, तो सेडिमेंट हमारे नीचे सेटल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 16 मिलियन लीटर पर डे पानी के हिसाब से हमें कितने फिल्टर चाहिए, तो इसका आपको फॉर्मूला पता है 1.22 रूट ऑफ क्यू। तो क्यू की वैल्यू 16 है, आंसर आ जाएगा 4.88। हायर वैल्यू की तरफ इसको मूव करेंगे तो 5 फिल्टर हमें चाहिए। अगला क्वेश्चन, वेंटिलेशन ऑफ सीवर लाइन इज नेसेसरी टू। सीवर लाइन की वेंटिलेशन क्यों जरूरी है, ताकि सीवर के अंदर गैसेज ना बने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंश्योर करें और सेफ्टी, जो मेंटेनेंस के लिए पीपल जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। इन तीन कारणों की वजह से हम वेंटिलेशन ऑफ सीवर लाइन को प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए हम इसको प्रोवाइड नहीं करते। ऑक्सीडेशन तो जब भाई आपका ट्रीटमेंट प्लांट होएगा या आगे कोई प्रोसेस होता है उसके अंदर होएगा इसका, तो सीवर के अंदर ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी के लिए हम वेंटिलेशन को प्रोवाइड नहीं करते। 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोपरास का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2। अगला क्वेश्चन, सेडिमेंट टैंक की 400 मीटर क्यूब कैपेसिटी है और सस्पेंडेड सोलिड 1000 मिलीग्राम पर लीटर है, कितने सस्पेंडेड सोलिड है, दोनों को गुणा कर दो तो 400 किलो सस्पेंडेड सोलिड है। अगला क्वेश्चन, जो बोर्डा माउथ पीस होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसका कितना होता है, 0.50 होता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ जाए यानी कि सीसी, डिस्चार्ज नहीं पूछ जाए, इसके अंदर कई बच्चे डिस्चार्ज में कन्फ्यूजन होने लग रहे हैं। डिस्चार्ज का होगा 0.7, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा, 0.50। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, फोर्स वोर्टेक्स की। शियर स्ट्रेस न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के रेट के, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी के, स्ट्रेन के रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाइडल मॉडल के अंदर ओरिजोनटल स्केल 1/500 है, वर्टिकल स्केल 1/100 है, तो मॉडल का पीरियड कितना होगा, तो आपको टाइम फैक्टर या टाइम का स्केल निकालना पड़ेगा। वो किसके इक्वल होता है, हॉरिजॉन्टल स्केल डिवाइड बाय रूट ऑफ वर्टिकल स्केल। तो 500 डिवाइड बाय रूट ऑफ 100, टाइम फैक्टर आपका कितना आ गया 50। और मॉडल के अंदर टाइम कितना 12, वो प्रोटोटाइप में 12 है, तो मॉडल का टाइम कितना होगा 12 डिवाइड बाई 50 यानी कि 0.24 हावर। अगला क्वेश्चन, सुपर क्रिटिकल स्टेट कौन से फ्लो के अंदर होगी, तो S2 S3 और M3। सुपर क्रिटिकल यानी कि जो आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम होगी, तो वो किसके अंदर होती है, S2 S3 और M3 के अंदर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लेमिनार फ्लो जब होता है फिक्स पैरेलल प्लेट के बीच में शियर स्ट्रेस कहाँ ज़्यादा होता है, तो कोई भी फ्लो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम बाउंड्री के ऊपर होता है और जीरो होता है आपका सेंटर के ऊपर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हम कहाँ पे आ गए थे, 101 हो गया था हमारा। रेनफॉल दे रखी है अलग अलग दिनों के अंदर, 5 इंडेक्स 3 है, तो अगर इससे ज़्यादा की रेनफॉल होगी तब तो वो रन ऑफ का हिस्सा बनेगी, इससे कम रेनफॉल होगी तो क्या होगी, वो पेनिट्रेट हो जाएगी। तो जो जो 3 से ज़्यादा वो हम लेंगे, 2 वाले दिन बारिश 0 रन ऑफ, 6 वाले दिन 3, 9 वाले दिन 6, 5 वाले दिन 2, 3 वाले दिन 0, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एनुअल एंड सीजनल हाइड्रोग्राफ को हम किस चीज़ के अंदर यूटिलाइज नहीं करते, तो स्ट्रीम मैपिंग के अंदर इसका कोई यूज नहीं होता। जो रिजर्वोयर की स्टडी होती है, सरफेस वाटर पोटेंशियल और ड्रॉट स्टडी के लिए हम एनुअल और सीजनल हाइड्रोग्राफ की स्टडी को करते हैं। अगला क्वेश्चन, मित्रा हाइपरबोलिक चैनल के अंदर जो बेड की विड्थ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, BN/BF/LF डिवाइड बाई LF/BN माइनस BN-BF इंटू एक्स। तो ये आप नहीं भी पढ़ते हो तो 104 नंबर वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। बाकी अब आपने देख लिया तो आपको आगे के लिए याद रहेगा, मित्रा हाइपरबोलिक चैनल ट्रांजिशन के अंदर जो बेड की विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉटम मोस्ट लेयर पेवमेंट में सब ग्रेड कहलाती है। क्रिटिकल फ्लो की चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, केव स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइड बाई टी। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी नंबर ऑप्शन। ए क्यूब बाई टी को नीचे की तरफ ले लिया तो केव स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब टी। अगला क्वेश्चन, मोस्ट एफिशिएंट जो हाइड्रोलिक चैनल होता है उसका हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, वाई डिवाइड बाई 2√2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लो रेट ऑफ ए फ्रांसिस टर्बाइन इफ इट इज वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ 62 वेलोसिटी एट 7 मीटर पर सेकंड। जो फ्लो रेट होता है वो फ्लो रेशो, रेट नहीं फ्लो रेशो क्या होता है, इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, वी डिवाइड बाई यू। वी किसकी वेलोसिटी हो गई भाई, वेन की, और यू हो गई भाई इनलेट पे, मतलब उसकी वाटर जेट की कितनी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी एट इनलेट 7 मीटर दी हुई है, और वाटर जेट की वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। हाइट आपकी 62, वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू ए पाइपलाइन हेड लॉस कितना होना चाहिए। फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस जब आपका h/3 होगा तब आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होएगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रेफर्ड इन ए वैली कर्व। वैली कर्व की बेस्ट शेप क्या होती है, क्यूबिक पैराबोला। अगला क्वेश्चन, ब्रॉड गेज ट्रैक के अंदर स्लीपर की डेंसिटी दे रखी है, विड्थ ऑफ स्लीपर दे रखी है। मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगर एक रेल लेंथ 13 मीटर है तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, S-W डिवाइड बाई 2S, यानी कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ दी स्लीपर, और W क्या है, विड्थ एक स्लीपर की। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमें निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ है 13 मीटर एक रेल की, और एक रेल लेंथ में 16 स्लीपर है, तो 30.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। रेजिडुअल क्लोरीन को ऑर्थोटोलेडन टेस्ट से हम बताते हैं भाई, ऑर्थोटोलेडन, एसपीटी, स्टार्च आयोडाइड के 3-4 टेस्ट होते हैं रेजिडुअल क्लोरीन के। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बतानी है 500 मिलीग्राम ग्लूकोज के लिए, तो इक्वेशन आपको पता है भाई, C6H12O6 प्लस 6CO2 गिव 6CO2 प्लस 6H2O। भाई 1 मोल ग्लूकोज को 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 500 मिलीग्राम ग्लूकोज को कितने चाहिए, वो आप सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एयरपोर्ट से है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आपको बताना है। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर प्लस मैक्सिमम माइनस एवरेज का डिफरेंस। सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर इजीली 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेसी रिजाइम्स काव डेप्थ कितनी होती है, 1.35 केव स्क्वायर डिवाइड बाई एफ रेज टू द पावर 1/3। केव क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 123 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैच दी फॉलोइंग आपको करना भाई, प्राइमरी सेटलिंग, ट्रिकलिंग फिल्टर और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह, इसके अंदर भाई आपका क्या आंसर होगा। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर क्या करते हैं आप, सेटलेबल सॉलिड को रिमूव करते हो। ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर क्या होता है, स्लोटिंग ऑफ बायोमास होता है। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन पॉइंट टाइप के अंदर। और सेकेंडरी सेटलिंग के अंदर सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन होता है। तो ये भी आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, भाई बुश वगैरह या बड़े बड़े मटेरियल को वाटर में से रिमूव करने के लिए हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के अंदर जो पॉपुलेशन होती है कॉन्स्टेंट अमाउंट से इंक्रीज होती है, रेट से इंक्रीज नहीं होती, कॉन्स्टेंट अमाउंट से। हम एवरेज लेते हैं, पीछे पॉपुलेशन कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो रही है उसका एवरेज हम किस में लेते हैं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के अंदर। तो टोटल 125 क्वेश्चन आए थे यूपीएई मेंस पेपर 2 के अंदर, उसका हमने भाई डिटेल सॉल्यूशन देख लिया है। कोई क्वेश्चन एक तो बीच में रह भी गया होगा, कोई मिस हो गया होगा, तो आप इस वाले पीडीएफ से देख सकते हो। डिटेल सॉल्यूशन इसके अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं विद पेपर भाई पूरा का पूरा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक अगर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो आप दैया कूपन कोड यूज़ करके इसको बाय कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भाई पूरा का पूरा सॉल्यूशन वगैरह मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप पे आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। पेपर 1 का सॉल्यूशन भी आप भाई कैसा रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो के ऊपर, तो उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।